हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव बुक कैलेडोस्कोप का थर्ड चैप्टर। ये नॉन फिक्शन का थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फिल्म मेकिंग और इस चैप्टर को लिखा है इंगमर बर्गमैन ने। तो इंगमर बर्गमैन ने इसको लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1918 में और 2007 में जो है इनकी डेथ हो चुकी है। तो पहले ऑथर के बारे में जानते हैं, इंगमर बर्गमैन के बारे में। So, Ingmar Bergman is a well-known Swedish director of film, noted for their starkness, their subtle use of black and white and shades of those extremes, and ambiguity of their content, and a certain brooding presence that seems to pervade them all. तो ये इंगमर बर्गमन जो हैं ये जाने माने स्वीडिश डायरेक्टर हैं। स्वीडन के डायरेक्टर हैं जाने माने फिल्मों के। और ये जाने जाते हैं, ये विख्यात किस लिए हैं, इन अपने फिल्म के निर्देशन के लिए, जो अपने फिल्म में ये जो डीपनेस दिखाते हैं, अपने संपूर्णता दिखाते हैं, एक तरह की स्टार्कनेस दिखाते हैं। यानी कि कोई ज़्यादा ऐसे हाई फाई मूवीज़ भी नहीं होती, लेकिन काफ़ी हिट मूवीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छी लगने वाली मूवीज़ होती हैं। इनकी जो मूवीज़ है ब्लैक एंड वाइट में, यानी कि ब्लैक एंड वाइट कलर में, शेड्स में दिखाई जाती हैं। यानी कि उस समय में ब्लैक एंड वाइट का ही प्रचलन रहा होगा, इस वजह से ही। ऑफ दोज एक्सट्रीम्स एंड एम्बिगिटी ऑफ देयर कंटेंट, और इनके जो डायरेक्शन थी उसमें किस तरह से डीपनेस को ये दिखाते थे, वो चीज़ भी है। एंड अ सर्टेन ब्रीडिंग प्रेजेंस दैट सीम टू प्रिवेट देम ऑल, और किस तरह से सभी को अपने डायरेक्शन के थ्रू अपने और खींच लेते थे, एक तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे, प्रिवेट कर लेते थे उनको। वो सारी चीज़ें इनकी डायरेक्शन में ही दिखाई दे जाती हैं। द लिस्ट ऑफ बर्गमैन फिल्म्स इज़ लॉन्ग। अब बर्गमैन की फिल्म्स के बारे में देखें तो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। हिज बेस्ट नॉन इंक्लूड्स द सेवंथ सील। अब उनकी जानी मानी पिक्चर्स में से हैं द सेवंथ सील 1957 में आई, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज जो कि 1958 में आई, वर्जिन स्प्रिंग जो कि 1960 में आई, द साइलेंस 1963 में आई, पर्सोना 1967 में आई, पैशन ऑफ अन्ना 1970 में आई, एंड क्राइज एंड विस्पर्स 1973 में आई। और ये क्राइज एंड विस्पर्स जो थी दिस लास्ट फिल्म इन कलर, और ये कलरफुल फिल्म में से इनकी 1973 में आई फिल्म ये लास्ट फिल्म थी, दो एम्फेसाइजिंग रेड इन ऑल इट्स शेडिंग्स। और इसमें जो कलरनेस दिखाई गई थी उनमें भी जो शेड ज़्यादा यूज़ की गई वो रेड शेड थी। इन द फॉलोइंग सेलेक्शन द इंट्रोडक्शन ऑफ 4 स्क्रीन प्लेज बाय इंगमर बर्गमैन 1960, बर्गमैन डिस्कसेस हाउ ही व्यूज द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। अब इनका जो सिलेक्शन था, मतलब इनका एक काम था इंट्रोडक्शन ऑफ 4 स्क्रीन प्लेज, जो कि इंगमर बर्गमैन का ही था। 1960 में इनका लिखा हुआ था ये। तो इसमें इन्होंने डिस्कस किया था कि वो फिल्म मेकिंग को किस तरह के आर्ट के रूप में जानते थे, किस तरह के आर्ट के रूप में समझते थे, ये इन्होंने इसमें बताया था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि लेखक जो हैं इसके, इंगमर बर्गमन जो हैं, ये एक फिल्म की शूटिंग करते हैं। स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं डलार्मा में द वर्जिन स्प्रिंग नाम की शूटिंग कर रहा हूँ मई के महीने में। तो वहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से इसकी बिगनिंग होती है। उसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पर जब हम फिल्म बना रहे थे तभी जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे फिल्म में, तो वो सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे ताकि काम जल्दी से निपट जाए और हम एक दूसरे की सहायता करके और बाद में अपने रूम्स में जाएं, वार्मथ लें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड का टाइम था इस वजह से। तभी उनमें से एक बंदा जोर से चिल्लाता है कि ऊपर देखो, ऊपर देखो। ऊपर आकाश में क्या होता है, क्रेन नाम का एक बर्ड होता है, सारस नाम का एक बर्ड होता है, वो होता है। तो सारे अपना काम छोड़ छाड़ के और उस बर्ड को देखने चल जाते हैं किसी हिल के टॉप के एज पर जाकर। और वहाँ पर वो देखते हुए लेखक को काफ़ी अट्रैक्ट कर जाती है चीज़ कि हाँ, स्वीडन में मूवी बनाने का ये मज़ा है। यहाँ पर मूवी बनाई जाए तो इस तरह बनाई जाए कि हाँ, कोई एक ब्यूटीफुल नज़ारा आ गया, कोई ऐसा बर्ड आ गया जिसको हम देखने के लिए सारा अपना काम दाम भी छोड़ कर आ गए एकदम से। तो ये चीज़ उसको काफ़ी फील होती है। फिर वो अपने बचपन की याद के बारे में बताता है कि किस तरह से जब मैं छोटा था तब खिड़की से एक बार धूप आ रही थी, तब मैं उसको फील कर रहा था, उसको सुन पा रहा था। इस तरह से लेखक ने बताया है, इंगमर बर्गमन ने हमें यहाँ पर बताया है। उसके बाद वो कहते हैं कि दीवार पर एक वीनस की वीनस एक जगह का नाम है, इटली में है। तो उस जगह के बारे में बताता है कि उस जगह की पिक्चर टंगी हुई थी, तो उसमें जो लाइट का इफेक्ट आया उस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि उसमें जो भी लोग हैं वो इधर उधर चल रहे हैं, जो भी नदियां हैं वो बहती हुई दिखाई दे रही हैं। उससे नेक्स्ट वो अपने फादर का और फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं कि इनके पिताजी जो थे वो चर्च के प्रीस्ट थे और धार्मिक उपदेशक थे। वो इस वजह से उन्हें भी रिलीजन्स के बारे में जल्दी ही पता चल गया था, अर्ली एज में ही पता चल गया था। उसके बाद में वो बताते हैं कि किस तरह से उनका फिल्म मेकिंग का जो काम है वो शुरू हुआ, किस तरह से उन्होंने बिगनिंग की, और
किस तरह से वो एक धागे को, एक तिनके को पकड़कर भी, किसी धुन को पकड़कर और लाइट को पकड़कर भी अपनी फिल्म को पूरी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से एक फिल्म का जो है निर्माण होता है, एक फिल्म की कंप्लीशन होती है। ये तो था एक पार्ट इस चैप्टर का। और दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में पद्मनाभम का एक इंटरव्यू है, मतलब पद्मनाभर इसमें इंटरव्यू लेते हैं अम्बर्टो इको नाम के पर्सन का, जो काफ़ी अच्छे नॉवलिस्ट हैं। और वो उसमें बताते हैं किस तरह से नॉवल लिखा जाता है और उसके बाद नॉवल के थ्रू ही उसको क्राइम करके और मूवी बनाई जाती है नॉवल के थ्रू। ये चीज़ उसमें इंटरव्यू में बताते हैं। तो ये दो पार्ट जो हैं हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है डलारना से। सो ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द वर्जिन स्प्रिंग, जब हम शूटिंग कर रहे थे वर्जिन स्प्रिंग नाम की मूवी की, अब ये इंगमैन बर्गमैन इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वी वर इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ डलारना। डलारना जो है एक प्लेस है स्वीडन के अंदर, उसके उत्तरी भाग में थे हम, ये बता रहे हैं। और मई का महीना था एंड इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये सुबह सुबह का समय था, अबाउट 7:30। और 7 बजे से आधा घंटा ऊपर हो चुका था, यानी कि 7:30 बज रहे थे सुबह के। द लैंडस्केप, अब यह लैंडस्केप वहाँ की सरफेस के बारे में आया है, उस बड़ी सी जगह के एरिया के बारे में आया। द लैंडस्केप देयर इज रग्ड, कि वो जो वहाँ पर जो धरती थी वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ थी। एंड आवर कंपनी वॉज वर्किंग बाय अ लिटिल लेक इन द फॉरेस्ट, और हमारी जो कंपनी थी, कंपनी यानी कि हमारे जो सहभागी लोग थे, वो सभी एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे थे फॉरेस्ट में। एक लिटिल छोटी सी लेक, एक छोटी सी लेक के किनारे हम सभी मिलजुल कर वहाँ पर शूटिंग कर रहे थे, काम कर रहे थे। इट वॉज वेरी कोल्ड, वहाँ बहुत ठंड थी, अबाउट 30 डिग्री, 30 डिग्री टेम्परेचर था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अ फ्यू स्नो फ्लेक्स फेल थ्रू द ग्रे, और समय समय पर वहाँ पर बारिश के रूप में जो बर्फ़ है वो गिर रही थी। और जो स्काई था वो ग्रे शेड में था, रेन डिम्ड स्काई, और लगातार वो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी बर्फ़ की। द कंपनी वॉज ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग। अब जो हमारे लोग थे, सभी ग्रुप के लोग थे जो मूवी बना रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने अलग अलग टाइप के वैरायटी के कपड़े पहने हुए थे। किसी ने रेनकोट पहना हुआ था, किसी ने ऑयल स्लीकर्स पहने हुए थे। ऑयल स्लीकर्स क्या होते हैं? स्लीकर्स क्या होते हैं? एक ऐसा रेनकोट जो कि स्मूथ से मटेरियल से बनाया जाता है, और इसे ऑयल स्लीकर को बोला जाता है। मोम जामे वाले रेनकोट्स जो हैं वो बोला जाता है। आइलैंडिक स्वेटर जैकेट्स जो पहनी हुई थी, ओल्ड पुराने कंबल ओढ़े हुए थे कईयों ने। कोचमैन्स कोट्स, कोचमैन कोड क्या होता है इसको आपको डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, बट अगर आप हैरी पॉटर मूवी देखने के शौकीन है या हैरी पॉटर की मूवीज़ देखी हैं, अगर नहीं भी देखी हैं तो यूट्यूब पर देखिएगा, तो उसमें जो प्रोफेसर्स हैं वो सारे कोचमैन कोट पहनते हैं रेगुलरिटी में, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंडा वेदर दिखाते हैं ऑल टाइम। तो उसमें कोचमैन कोट जो है उन्होंने पहने हुए हैं सभी प्रोफेसर्स ने, जो काफ़ी टॉप टू बॉटम काफ़ी लेंथी होते हैं और हैवी होते हैं। मेडिवल रॉब्स, और काफ़ी मध्यकालीन युग में पहने जाने वाले जो कपड़े थे वो पहने हुए थे कईयों ने। आवर मैन हैड लेड सम 90 फीट ऑफ रस्टी बकलिंग रेल ओवर द डिफिकल्ट टेरेन टू डोली द कैमरा ऑन। अब हमारे जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया हुआ था, वहाँ पर उस उबड़ खाबड़ ज़मीन पर एक 90 फीट लंबी रस्टी यानी कि जंग लगी हुई बकलिंग रेल को बिछा दिया था। बकलिंग रेल, बकलिंग क्या होता है? बकलिंग रेल होता है एक ऐसा ट्रैक जैसे रेलवे ट्रैक होता है, तो कहीं ना कहीं वो पहले बकलिंग का क्या रीज़न था, बकलिंग ट्रैक बनाने का क्या रीज़न रहा है कि काफ़ी जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वो रेगुलरिटी में बना तो देते हैं, वो फिक्स कर देते हैं, लेकिन टेम्परेचर की वजह से वो काफ़ी ट्रेन के दबाव की वजह से धंस जाती हैं कई बार, या मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में न रहकर थोड़ी सी शेप चेंज कर लेती हैं, जिसके बाद उनका यूज़ नहीं हो पाता दोबारा, तो दिक्कत आती है। तो उस वजह से बकलिंग यानी कि शिफ्ट होने वाली जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो बनाई जाने लगी। तो बकलिंग रेल यानी कि जिनको शिफ्ट करके रखा जा सके, ऐसे ट्रैक को हमने वहाँ पर बिछाया लगभग 90 फीट लंबाई में ओवर द डिफिकल्ट टेरेन। टेरेन क्या होता है? अ स्ट्रेच ऑफ लैंड स्पेशली विद रिगार्ड ऑफ इस फिजिकल फीचर, यानी कि अच्छी सी सतह देखी हमने वहाँ पर उसको बिछाया। उस सतह पर डिफ़िकल्ट यानी कि जो ठोस सतह थी, जो हमें लगी कि इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, उस ठोस सतह पर बिछाया हमने। टू डोली, डोली यानी कि कैरी करना उसको, जब हम ट्रेन पर हम उस टेरेन पर यानी टेरेन यानी कि सरफेस जब हम पर हमने जब वो बकलिंग रेल बिछाई, उस ट्रैक को बिछाया, उसके बाद कैमरा को रोल करेंगे उस पर, तो वो जिस कैमरा को रोल करेंगे, कैमरा को जिसमें रखा जाएगा वो चीज़ होती है डोली, जिसको कैरी करके आगे पीछे ले जाया जाता है और कैमरा के थ्रू शूटिंग की जाती है। आप बार बार कैमरा को तो लेकर इधर उधर भाग नहीं सकते, तो उस
पटरी पर उस कैमरे को रखा जाता है किसी चीज़ पर, उस चीज़ का नाम होता है डोली, और इधर उधर शिफ्ट किया जाता है। तो ये एक व्हील्ड कार्ट होता है, यानी कि जो पटरी वाला कार्ट होता है, जगह होती है जिसमें कि कैमरे को रखकर बंदा बैठा होता है। सो वी वर ऑल हेल्पिंग विद द इक्विपमेंट्स। अब हम सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, उनमें एक्टर्स भी, इलेक्ट्रिशियंस भी, मेकअप मैन भी, स्क्रिप्ट लिखने वाली गर्ल भी, साउंड क्रू था, वो भी सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, मेनली टू कीप वार्म, ताकि वो जल्दी से अपना काम निपटाएं और जल्दी से अपने घर चले जाएं, ताकि वो थोड़ा वार्म महसूस करें। सडनली समवन शाउटेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द स्काई। अब तभी एक जना जोर से चिल्लाया और उसने स्काई की तरफ इशारा किया। देन वी सो अ क्रेन फ्लोटिंग हाई अबव द फिर ट्रीज। तभी हमने वहां पर क्या देखा, एक क्रेन को देखा। क्रेन सारस नाम का पक्षी होता है, ये वाटर बर्ड होता है, काफ़ी प्रजातियां होती हैं इसकी। तो वाटर बर्ड जो है वो रेयरली ही स्काई में उड़ते हुए दिखते हैं, और ये उड़ रहे थे, काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे थे, फर ट्रीज से भी ऊपर। फर ट्रीज कौन से होते हैं, जिनकी काफ़ी पतली पतली पत्तियां होती हैं, इन्हें देवदार वृक्ष बोला जाता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी हाइट में होते हैं, इनके भी हाइट के ऊपर वो उड़ रहे थे। एंड देन अनदर, और फिर दूसरा उड़ता हुआ दिखा। एंड देन सेवरल क्रेन्स फ्लोटिंग मेजेस्टिकली, और तभी हमें एक अच्छे से वे में, मेजेस्टिकली यानी कि एक ब्यूटीफुल वे में, काफ़ी सारे क्रेन्स एक साथ उड़ते हुए दिखे इन अ सर्किल अबव अस। और वो सभी हमारे ऊपर ऐसे सर्किल सा बनाकर, यहाँ पर एक पेड़ है, वो पेड़ ऐसे खड़ा है, उसके ऊपर ऐसे सर्किल सा बनाते हुए वो सारे जो हैं वो उड़ रहे हैं इधर, ऐसे सर्किल सा बनाते हुए। तो इस तरह से वो सर्कल सा बनाकर सारे के सारे उड़ रहे हैं वहाँ पर। और चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं पहले इसके वर्ड मीनिंग्स को। तो डलारना क्या है, एक जगह का नाम है, मैंने पहले भी बताया। डलारना एक जगह है, अ प्लेस इन स्वीडन। उसके बाद है लैंडस्केप, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। उसके बाद है स्नोफ्लेक्स, जिसका मीनिंग है सॉफ्ट एंड फ्रोजन पीसेज ऑफ स्नो। उसके बाद है स्लीकर्स, अ रेन कोट मेड ऑफ स्मूथ मटेरियल, जो कि मैंने आपको बताया मोम जमे वाले कोट होते हैं, रेन कोट होते हैं। बकलिंग रेल क्या होती है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज बकलिंग ऑफ द रेल, यानी कि एक रेल की पोजीशन, रेल जो जिस पटरी पर रेल चलती है उस पटरी को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके, ऐसी डिस्प्लेसमेंट करना उस ट्रैक की, वो बकलिंग रेल होती है। बकलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव कंप्रेसिवनेस फोर्सेस इन द ट्रैक ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपेंशन गैप्स इन द ट्रैक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पर कई जगह टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ वो धंस जाते थे, या फिर उनका जो शेप है ओरिजिनल वो नहीं रहता था। इस वजह से बकलिंग जो ट्रेन है, रेल है जो बनाई गई, ताकि उन पर ट्रेन को ढंग से चलाया जा सके, बार बार उनको शिफ्ट करके और दूसरी वहाँ पर जो ट्रैक है वो लगाया जा सके। इस वजह से बकलिंग रेल्स की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है टेरेन। टेरेन क्या है, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर में यानी कि जो सतह के अकॉर्डिंगली, उस जगह की सतह के अकॉर्डिंगली होते हैं। डिफिकल्ट टेरेन यानी कि ठोस सतह यहाँ पर बताया गया है। डोली, डोली क्या है, रेफर्स टू व्हील्ड कार्ट, एक ऐसा कार्ट जो व्हील्ड है, जिसमें पहिए लगे हैं, ऑन विच अ कैमरा और ऑब्जेक्ट, जिस पर कि या तो कैमरा या फिर कोई और फिजिकल ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कैमरा मूवमेंट, ताकि उस कैमरा को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां से मूव किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह पर। क्रेन, क्रेन क्या है, एक बड़ा सा वाटर बर्ड है जिसे सारस बोला जाता है। फिर देवदार का वृक्ष है, अ ट्री विथ थिन लीव्स, पतली पतली लीव्स होती हैं इसकी। मैजेस्टिकली क्या है, इन अ ब्यूटीफुल, एक शानदार से तरीके में। तो चलिए ये हमारा एक पेज हो चुका है, अगले पेज पर बढ़ते हैं हम। वी ऑल ड्रॉप्ड वट वी वर डूइंग। अब हमने वो सारा कुछ छोड़ दिया जो हम कर रहे थे उस टाइम, एंड रैन टू द टॉप ऑफ अ नियर बाय हिल टू सी द क्रेन्स बेटर। और पास की ही पहाड़ी पर हम भागकर सभी चले गए, ताकि हम उन क्रेन्स को, उन सारस को उड़ते हुए देख सकें एक अच्छे तरीके से। वी स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम वहाँ पर बहुत लंबे समय तक खड़े रहे। अंटिल दे टर्न वेस्ट वार्ड, जब तक कि वो वेस्ट वार्ड की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ मुड़ ना जाए जब तक। एंड डिसअपियर्ड, और जब तक वो गायब ना हो जाए, ओवर द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में ना चले जाएं। एंड सडनली आई थॉट, और तभी मेरे दिमाग में विचार आता है। विचार किसके दिमाग में आता है, इंगमर बर्गमन के दिमाग में। दिस इज वट इट मीन्स टू मेक अ मूवी इन स्वीडन। तभी उसके दिमाग में विचार आता है कि यही तो चीज़ है जो स्वीडन में मूवी बनाते समय आती है, इसी के लिए तो फील आती है, यानी कि तभी स्वीडन में मूवी बनाने का मजा आता है। चाहे कितनी भी ठंड हो, हम सारा काम दाम छोड़ के अपना और यहाँ सारस को देखने आ गए, इस तरह के बर्ड को देखने आ गए, इस तरह के शानदार नज़ारे को देखने आ गए। यही तो स्वीडन में मूवी बनाने का मजा है। दिस इज वट कैन हैपन, यही चीज़ है जो हो सकती है। दिस इज हाउ वी वर्क टुगेदर,
और इसी चीज़ की वजह से हम साथ में काम कर सकते हैं मिलजुल कर, इतनी ठंड में भी, विद ओल्ड इक्विपमेंट्स, हमारे पुराने इक्विपमेंट्स के साथ कम पैसे में भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। चाहे हमारे पास पैसा ज़्यादा ना हो, लेकिन इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने के लिए तो हम कम पैसे में भी काम कर लेंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन सडनली ड्रॉप एवरीथिंग, और यही चीज़ है जिसकी वजह से हम सारा काम एकदम से छोड़ कर आ जाएंगे, फॉर द लव ऑफ 4 क्रेन्स फ्लोटिंग अबव द ट्री टॉप्स, ताकि 4 कट्ठे एक साथ इकट्ठे क्रेन्स को, हम सारस को एक साथ ट्री के टॉप्स पर, यानी कि ट्री के ऊपरी हिस्से पर उड़ते हुए इस तरह से गोल 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 उड़ते हुए हम देख सकें एक साथ। आपने भी देखा होगा फ्लोट करते हुए काफ़ी सारे बर्ड्स को एकदम से गोल गोल घेरा बनाकर। तो यहाँ पर एक पार्ट खत्म होता है। इसके बाद क्या है, चाइल्डहुड फोरटेल्स फ्यूचर। ये एक सेइंग है कि जो बचपना है उसी में ही हमारा फ्यूचर दिख जाता है, कि हम बचपन में जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं वही हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देती है। कई बार घर वाले भी प्रेडिक्ट कर देते हैं। जैसे आपका मशीनों से ज़्यादा लगाव हो तो कई बार कहेंगे घर वाले कि ये तो इंजीनियर बनेगा, अगर बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कहेंगे ये टीचर बनेगा, ये बनेगा, ये फलाना बनेगा, ये इस तरह से होगा। तो यही कह रहे हैं कि बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर पर इफेक्ट करती हैं या फ्यूचर रिप्रेजेंट करती हैं। माई एसोसिएशन विद फिल्म्स गोज बैक टू द वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड, और इनका भी बचपना इस तरह से ही रहा। इनके बचपने में ही इनको अपनी जो फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस थी वो दिखने लग गई थी। माई ग्रैंड मदर हैड अ वेरी लार्ज ओल्ड अपार्टमेंट इन उपसला। उपसला एक जगह का नाम है, अपार्टमेंट यानी कि अ सेट ऑफ रूम्स। तो ये कहते हैं कि मेरी दादी माँ का, मेरी ग्रैंड माँ का एक बड़ा सा वहाँ पर अपार्टमेंट था उपसला के अंदर। उपसला एक स्वीडन में जगह है। आई यूज टू सिट अंडर द डाइनिंग रूम टेबल देयर। मैं वहाँ पर डाइनिंग रूम टेबल पर बैठा करता था। डाइनिंग रूम के अंदर जो टेबल पड़ी है उस पर बैठा करता था। लिसनिंग टू द सनशाइन। देखिए लिसनिंग को यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में रखा है, यानी कि सुनता था। स्पेशली इस चीज़ को हाईलाइट किया, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो वहाँ से जाइजेंटिक विंडो से, यानी कि बड़ी बड़ी खिड़कियों से वहाँ से जो धूप आ रही थी, सनशाइन आ रही थी, उसको मैं सुना करता था। उसको फील नहीं, देख नहीं करता था, उसको सुनता था। जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो सन जो है वो मूव करता है बार बार ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, यहाँ पर इंडिया में करता है। तो उस मूवमेंट को यहाँ पर देखते नहीं थे, वो फील करते थे। फील भी नहीं करते थे, वो लिसन करते थे, आवाज़ को सुनते थे। वो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। द कैथेड्रल, बड़ी सी चर्च को कैथेड्रल कहा जाता है। सो द कैथेड्रल बेल्स वेंट डिंग डोंग। वहाँ पर जो चर्च में बजने वाली घंटियाँ हैं वो बजती थी। एंड द सनलाइट मूव्ड अबाउट एंड साउंडेड इन अ स्पेशल वे। और जो सनलाइट है वो उसी के साथ मूव करती थी, और एक बहुत ही शानदार सी साउंड आता था मुझे। एक बहुत ही अच्छे तरीके में वो साउंड जो है मुझे सुनाई देता था सनलाइट का। इन्होंने सनलाइट का स्पेशली बोला है, साउंडेड को भी यहाँ पर अंडरलाइन किया है। वन डे व्हेन विंटर वॉज गिविंग वे टू स्प्रिंग एंड आई वॉज 5 years old। अब एक दिन की बात है जब सर्दियाँ खत्म होने वाली थी, स्प्रिंग सीजन आने वाला था। एंड आई वॉज 5 years old, मैं 5 साल का था। अ पियानो वॉज बींग प्लेड इन द नेक्स्ट अपार्टमेंट। अगले अपार्टमेंट में एक पियानो बज रहा था। इट प्लेज वॉल्टेज। वॉल्टेज क्या होता है? वॉल्टेज एक बॉलरूम डांस म्यूजिक होता है जो कि रिदम पर बजाया जाता है 3 बीट्स के साथ। 3 ताल नृत्य जिसे कहते हैं, 3 ताल की लय के साथ किया जाने वाला नृत्य है, वो वॉल्टेज है। तो वहाँ पर वॉल्टेज बज रहा था, नथिंग बट वॉल्टेज, और कुछ नहीं बज रहा था, सिर्फ वॉल्टेज की ही साउंड आ रही थी। ऑन द वॉल हंग अ लार्ज पिक्चर ऑफ वेनिस। तो वहाँ पर वेनिस की जो है एक, वेनिस मैंने आपको बताया था इटली में एक शहर का नाम है वेनिस। तो वहाँ पर दीवार पर वीनस की एक जो बड़ी सी पिक्चर है वो टंगी हुई थी। एज द सनलाइट मूव्ड अक्रॉस द पिक्चर द वाटर इन द कैनल बिगन टू फ्लो। और जैसे ही उस सनलाइट की जो सनलाइट है वो पिक्चर पर पड़ी, तभी उस पिक्चर के अंदर जो पानी था कैनाल का वो फ्लो करने लगा, पानी बहने लगा। द पिजन्स फ्लू अप फ्रॉम द स्क्वायर। वहाँ पर जो बर्ड्स, पक्षी दिखाई दे रहे थे, पिजन्स दिखाई दे रहे थे, वो फ्लू करने लगे स्क्वायर के अंदर। पीपल टॉक्ड, लोग जो है वो बातें करने लगे। एंड जेस्टिकुलेटेड, वो बातें किस तरह कर रहे थे, वो उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब वो जेस्चर्स से बातें कर रहे थे। जेस्टिकुलेटेडली यानी कि वो इशारों में, हाथों से इशारे करते हुए बात कर रहे थे, जेस्चर्स में बात कर रहे थे, उनका साउंड नहीं आ रहा था। बेल साउंड्स नॉट दिस ऑफ उपासला कैथेड्रल बट फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ। और वहाँ पर जो घंटियाँ हैं वो बजने लग गई थी, और इस बार जो घंटियाँ वो उपासला चर्च की, उपासला कैथेड्रल की नहीं थी, वो पिक्चर के अंदर जो चर्च थी ना उसमें से जो घंटियाँ हैं वो बज रही थी। एंड द पियानो म्यूजिक ऑल्सो केम फ्रॉम द रिमार्केबल पिक्चर ऑफ वीनस। और जो पियानो का भी म्यूजिक है वो वैसा लग रहा था, वीनस की जो पिक्चर खड़ी है दीवार पर, रिमार्केबल पिक्चर, रिमार्केबल यहाँ पर स्पेशल आया है, मैंने इस वर्ड को भी यहाँ पर हाईलाइट किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि काफ़ी शानदार जो पिक्चर है,
वीनस की खड़ी थी, उसमें से पियानो का जो म्यूजिक है वो बजता हुआ दिखाई दे रहा था। A child who is born and brought up in a vicarage acquires an early familiarity with life and death behind the scenes. विकारेज का क्या मीनिंग होता है? विकारेज होता है एक ऐसा हाउस जहाँ पर रिलीजियस पीपल रहते हो, प्रीस्ट वगैरह, पादरी वगैरह रहते हो, उन्हें विकारेज कहा जाता है। तो एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म हुआ, वो बड़ा हुआ, और जन्म कहाँ हुआ? विकारेज में, पादरियों के घर में उनका जन्म हुआ। एक्वायर्स एन अर्ली फेमिलियरिटी विद लाइफ एंड डेथ बिहाइंड द सीन्स। वो पर्दे के पीछे ही, यानी कि अपनी एज से पहले ही ये सारी चीज़ें, लाइफ डेथ के बारे में सारी चीज़ें जो है, क्रियाक्रम वगैरह जो चीज़ें हैं, उन सारों के बारे में जान लेता है। फादर परफॉर्म्ड फ्यूनरल्स, मैरिजेस, बैप्टिज्म्स, गिव एडवाइस एंड प्रिपेयर्ड सरमन्स। अब इनके जो पिताजी थे वो फ्यूनरल्स करवाते थे, यानी कि क्रियाक्रम करवाते थे, शादियां करवाते थे, बैप्टिज्म्स करवाते थे। बैप्टिज्म्स यानी कि एक तरह का नामकरण होता है। किस तरह का नामकरण होता है? क्रिश्चियंस बनाने का नामकरण होता है, ईसाई बनाने का नामकरण होता है। गिव एडवाइस एंड प्रिपेयर्ड सरमन्स, अच्छी अच्छी एडवाइस देते थे, अच्छी अच्छी एडवाइस को वो रिप्रेजेंट करते थे अपने आगे वालों के साथ, यानी कि जो उनसे एडवाइस मांगता था। और उसके अलावा वो क्या करते थे? उसके अलावा वो काम करते थे उपदेश देने का, यानी कि सरमन्स देने का। एक तो समन वर्ड होता है SUMMON, वो होता है बुलावा देना कहकर, और एक सरमन होता है वो उपदेश देना होता है। द डेविल वॉज एन अर्ली एक्विटेंस एंड इन द चाइल्ड्स माइंड देयर वॉज अ नीड टू पर्सोनिफाई हिम। अब जो यहाँ पर डेविल वर्ड आया, राक्षस, दैत्य कहते हैं जिसे, वॉज एन अर्ली एक्विटेंस, वो मेरे जीवन में पहले ही आ चुका था, यानी कि पहले ही मैंने इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जान लिया था कि भूत प्रेत होते हैं तो किस तरह के होते हैं, किस तरह के नहीं होते। एंड इन द चाइल्ड्स माइंड देयर वॉज अ नीड टू पर्सोनिफाई हिम। और एक बच्चे के जीवन में उसकी इमेज बनना काफ़ी ज़रूरी होता है, एक पर्सन की क्वालिटी देना उसमें काफ़ी ज़रूरी होता है, पर्सोनिफाई करना होता है। पर्सोनिफाई का क्या मीनिंग होता है? कि ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना, ह्यूमन फॉर्म को रिप्रेजेंट करना, यानी कि एक चित्र बनना उसके दिमाग में बहुत ज़रूरी है कि दैत्य भी होगा तो वो कैसा दिखता होगा। दिस इज़ वेयर माई मैजिक लैंटर्न केम इन। और यही समय था जब मेरे पास मेरा मैजिक लैंटर्न आया। और ये अब ये जो लैंटर्न है, ये लालटेन है, ये एक्चुअल में लालटेन से नहीं बात की है, ये यहाँ पर प्रोजेक्टर से इन्होंने कंपेयर करते हुए बात की है। तो आगे रीड करेंगे तो पता लगेगा किस तरह से। इट कंसिस्टेड ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉक्स, इसमें एक छोटा सा मेटल बॉक्स था विद अ कार्बाइड लैंप, इसमें कार्बाइड लैंप लगा हुआ था, यानी कि कार्बन का जो लैंप है वो लगा हुआ था। आई कैन स्टिल रिमेंबर द स्मेल ऑफ द हॉट मेटल, और उसमें से कुछ स्मेल आती थी काफ़ी ज़्यादा जलने की, तो वो जो जलता था जब, तो उसकी स्मेल इन्हें आज तक भी याद है। एंड कलर्ड ग्लास स्लाइड्स, और इसके साइड पे जो ग्लास लगा हुआ था, वो उस ग्लास का जो कलर है वो भी इन्हें याद है जलने के बाद कैसा दिखता था। तो अब इसी में वो लैंटर्न में ही वो अपना जो प्रोजेक्टर है वो इमेजिन कर रहे हैं। रेड राइडिंग हुड एंड द वॉल्फ, ये एक मूवी का नाम है, रेड राइडिंग हुड एंड द वॉल्फ, जिसमें वॉल्फ जो भेड़िया है वो ऑपोजिट में होता है, यानी कि डेविल के रूप में दिखाते हैं। एंड ऑल द अदर्स, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें वो इमेजिन करके देखते थे। एंड द वॉल्फ वॉज द डेविल, इसमें जो डेविल है वो वॉल्फ होता था विदाउट हॉर्न्स, इसके सींग नहीं होते थे बट विद अ टेल, लेकिन इसकी एक पूंछ होती थी। एंड अ गैपिंग रेड माउथ, और एक बड़ा सारा खुला हुआ लाल सा इसका मुंह होता था। लाल क्यों दिखाया है? क्योंकि वो भेड़िया है, शिकार करता था, तो उसके जो दांत मुंह में है वो खून जमा रह जाता था। स्ट्रेंजली रियल येट इनकम्प्रिहेंसिबल, हालांकि ये दिखने में ऐसे रियल सा ही था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये मतलब समझने में थोड़ा कठिन सा था, ऐसा सा लगता था। अ पिक्चर ऑफ विकेडनेस एंड टेम्पटेशन ऑन द फ्लोवर्ड वॉल ऑफ द नर्सरी, और वहाँ पर नर्सरी के अंदर ही, यानी कि ये जो नर्सरी बच्चों का रूम होता है, ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन, अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन एंड बेबीज, यानी कि बच्चों के लिए जो रूम होता है, तो इनका जो जहाँ पर ये रहते थे ऑथर या फिर डायरेक्टर भी कह सकते हैं हम इन्हें, तो फिल्म डायरेक्टर ही हैं एक्चुअल में, तो ये सॉरी थे। तो इनका जो रूम था, नर्सरी रूम था जहाँ पर ये रहते थे, उस रूम में ये अपने जो मूवीज़ हैं वो देखा करते थे, तो वहीं पर ये सारी चीज़ें चेक करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है वो करते रहते थे, अपनी इमेजिनेशन करते थे। सो अ पिक्चर ऑफ विकेडनेस एंड टेम्पटेशन ऑन द फ्लावर वॉल ऑफ द नर्सरी। तो वहीं पर क्या हुआ, इन्होंने जो सारा अपना काम दाम है, जो जितने भी चीज़ें हैं वो की, वहीं पर उन्होंने सारी चीज़ें इमेजिन की, सारा कुछ सीखा। तो उसी फ्लावर्ड वॉल पर, यहाँ पर एक वर्ड आया फ्लावर्ड वॉल, यानी कि वहाँ पर फूल वगैरह भी लगे हुए थे उस वॉल पर, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है हमें। तो वहीं पर ये सारा कुछ इमेजिन करते थे, सारी चीज़ें ट्राई करते थे, यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सो व्हेन आई वॉज 10 years ओल्ड, तो जब ये 10 साल के थे,
आई रिसीव्ड माई फर्स्ट रैटलिंग फिल्म प्रोजेक्टर। रैटलिंग यानी कि खड़खड़ की आवाज़ करने वाला, जोरदार आवाज़ करने वाला। तो ये जब 10 साल के थे तब इन्हें पहली टाइम इनके पास जो है फिल्म प्रोजेक्टर आया विद इट्स चिमनी एंड लैम्प। इसमें भी चिमनी और लैंप लगा हुआ था, जो कि हमने पहले पढ़ा। इनके पास लैंटर्न आया था, उसमें भी इस तरह का लैंप लगा हुआ था, लाइट लगी हुई थी और आउटर शेल ग्लास की थी। आई फाउंड इट बोथ मिस्टीफाइंग एंड फैसिनेटिंग। और मैंने पाया कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो है, मिस्टीफाइंग है, लेकिन फैसिनेटिंग है, अट्रैक्टिव है, आकर्षित करने वाला है। यानी कि उसे चलाना तो मुश्किल था, लेकिन चलाने में मज़ा भी आता था। द फर्स्ट फिल्म आई हैड वॉज 9 फीट लॉन्ग। अब पहले क्या होता था, पहले के प्रोजेक्टर आते थे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले के देखे हैं, मेले में गए हों, और उसमें वो प्लास्टिक के कैमरे मिलते थे जिसमें कि हम हीरोज़ की फ़ोटोज़ वगैरह देखते थे, तो उसके अंदर वो रील लगी हुई होती थी एक, जैसे कि आजकल फ़ोटोज़ आती हैं उस तरह की ही एक पेपर पे रील लगी होती थी, और उस रील में छोटी छोटी फ़ोटोज़ लगी होती थी। और जब हम कैमरे में से देखते थे, प्लास्टिक के कैमरे में से, तो हमें उन हीरोज़ की, हीरोइंस की जो फ़ोटोज़ हैं वो दिखाई देती थी अच्छे से। इस तरह से एक रील सी होती थी लंबी सारी, उसमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ छोटी 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 करके लगी होती थी। तो ये वही बता रहे हैं कि उस प्रोजेक्टर में जो फिल्म है वो 9 फीट लंबाई की थी एंड ब्राउन इन कलर, और वो ब्राउन कलर में थी। ऑलमोस्ट जो पहले पिक्चर्स की जो रील होती थी वो ब्राउन शेड में ही होती थी, उस पर जो ट्रांसपेरेंसी में ऊपर पिक्चर्स लगी होती थी। तो जो इनके पास फिल्म थी वो 9 फीट लंबाई में थी, जो रील थी। इट शोड ए गर्ल लाइंग अस्लीप इन अ मिडो। मिडो क्या है? एक ऐसा फील्ड जो कि पूरी तरह से घास से भरा हुआ है। तो एक ऐसा खेत था जिसमें घास काफ़ी उगी हुई है, वहाँ पर एक लड़की जो है वो लेटी हुई है। हु वोक अप, वो उठती है एंड स्ट्रेच आउट और आर्म्स, अंगड़ाइयाँ लेती है, देन डिसअपियर टू द राइट, और वहीं से वो कहीं गायब हो जाती है अचानक से। दैट वॉज ऑल देयर वॉज टू इट। इसमें बस इतना ही था इस मूवी में, 9 फीट की मूवी में। द फिल्म वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और इस फिल्म को काफ़ी मतलब महानता मिली, काफ़ी सक्सेस मिली, एंड वॉज प्रोजेक्टेड एवरी नाइट, और इसे मैं हर रात देखता था, अंटिल इट ब्रोक एंड कुड नॉट बी मेंडेड एनीमोर, जब तक ये समाप्त नहीं होगी, यानी कि खराब नहीं होगी, एंड कुड नॉट बी मेंडेड एनीमोर, और जब तक इसे दोबारा रिपेयर करने लायक नहीं छोड़ा गया, यानी कि अब ये रिपेयर भी नहीं हो सकती थी दोबारा, इतनी बुरी हालत कर दी थी। सो इस पेज के जो मीनिंग्स हैं वो रह गए थे, तो पहले इसके मीनिंग्स जो हैं वो देखते हैं। अपार्टमेंट क्या होता है? अ सेट ऑफ रूम्स, एक रूम्स का सेट होता है। उपासला एक प्लेस का नाम है, स्वीडन में है ये। जाइजेंटिक क्या होता है? एक्सट्रीमली बिग, काफ़ी बड़ा। कैथेड्रल एक बड़ा सा चर्च होता है, उसे कहा जाता है। वोल्टेज जो मैंने अभी आपको बताया था, 3 ताल की लय नृत्य कहते हैं। अ बॉलरूम डांस म्यूजिक विद अ रिदम ऑफ 3 बीट्स। वेनिस एक जगह है इटली में, उसका नाम है। जेस्टिकुलेटेड, जेस्चर्स के साथ, यानी कि हाथ के इशारों के साथ। यूज्ड गेस्चर्स इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बोलने के बजाय जेस्चर्स का यूज़ करना, हाव भाव का, अपने इशारों का यूज़ करना। अ मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हाथों से इशारा करना। और उसके बाद है रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका मीनिंग होता है। और उसके बाद है विकारेज, विकारेज पादरियों के घर को कहते हैं। अ हाउस वेयर रिलीजियस पीपल लिव, हाउस ऑफ प्रीस्ट भी इन्हें कहा जाता है। बैप्टिज्म, बैप्टिज्म का क्या मीनिंग है? अ रिलीजियस सेरेमनी फॉर यंग चिल्ड्रन अकम्पनीड बाय अ नेम गिविंग, बच्चे का नामकरण का जो समारोह होता है उसे कहा जाता है। अ सेरेमनी टू बिकम क्रिश्चियन, और ये स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए जब नामकरण किया जाता है, उन्हें ईसाई बनाया जाता है, ईसाई धर्म दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं बैप्टिज्म्स। पर्सोनिफाई, ह्यूमन क्वालिटी देना, ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। गैपिंग यानी कि बड़ा सा मुंह खोलना, हेयर टू ओपन अ बिग माउथ, यहाँ पर मीनिंग है गैपिंग का, वैसे स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। इनकम्प्रिहेंसिबल यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद है नर्सरी, बच्चों का जो रूम होता है, प्लेस फॉर चिल्ड्रन एंड बेबीज़, उस रूम को नर्सरी कहा जाता है। और उसके बाद रैटलिंग का क्या मीनिंग है? टू मेक अ हार्ड नॉइज, खड़खड़ की आवाज़ करने वाली जो चीज़ होती है। फिल्म प्रोजेक्टर जो इनका पहला आया था उसमें रैटलिंग वर्ड है, उसका मीनिंग होता है खड़खड़ की आवाज़ करना। मिस्टीफाइंग यानी कि कंफ्यूजिंग करने वाली, कंफ्यूज करने वाली। फैसिनेटिंग, आकर्षित करने वाली, इंटरेस्ट देने वाली, इंटरेस्टिंग। मिडो क्या होता है? अ फील्ड कवर्ड विद ग्रास, ग्रास से भरा हुआ फील्ड जो है। और उसके बाद मेंडेड वर्ड है, मेंडेड का क्या मीनिंग है? रिपेयर्ड, यानी कि रिपेयर किया हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे क्या बताया हुआ? दिस लिटिल रिक्टी मशीन वॉज माई फर्स्ट कंजरिंग सेट। अब ये जो मेरे पास रिक्टी यानी कि बहुत ही ख़राब तरीके से टूटी फूटी सी मशीन आई थी, वॉज माई फर्स्ट कंजरिंग सेट, ये मेरे लिए पहली कंजरिंग सेट थी। कंजरिंग का क्या मीनिंग होता है? जो कि मैजिकल सा, इन्वॉल्विंग स्ले ऑफ हैंड्स, यानी कि हाथ की सफाई जिसमें दिखाई जाती है,
तो मूवीज़ में ज़्यादातर कंजरिंग दिखाई जाती है, यानी कि हाथ की सफाई मैजिक सा दिखाया जाता है। तो ये कहते हैं कि माई फर्स्ट कंजरिंग सेट, ये मेरे लिए पहली कंजरिंग सेट थी, मैजिकल चीज़ थी। एंड इवन टुडे आई रिमाइंड माई सेल्फ विद चाइल्डिश एक्साइटमेंट दैट आई एम रियली अ कंजरर। और मुझे आज भी याद है, ये कहते हैं कि जिस तरह मैं बचपन में काफ़ी एक्साइटमेंट लाया करता था खुद में, दैट आई एम रियली अ कंजरर, कि मैं कंजरर हूँ, एक मैजिशियन हूँ, हाथ की सफाई दिखाने वाला इल्यूमिनिस्ट हूँ। सिंस सिनेमाटोग्राफी इज बेस्ड ऑन रिसेप्शन ऑफ द ह्यूमन आई, क्योंकि जो सिनेमाटोग्राफी है, सिनेमाटोग्राफी क्या होता है, जो कि फिल्म मेकिंग की साइंस कहा जाता है। तो सिनेमेटोग्राफी यानी कि फिल्म मेकिंग की जो साइंस है वो इसी पर बेस्ड है, डिसेप्शन पर बेस्ड है, यानी कि धोखाधड़ी पर बेस्ड है, यानी कि एक तरह से ह्यूमन आई को धोखा देना ही सिनेमेटोग्राफी है, कंजरिंग है। आई हैव वर्कड इट आउट दैट if I see a film which has a running time of 1 hour, I sit through 27 minutes of complete darkness. अभी आगे बताते हैं कि मैंने खुद ने जब फिल्म देखी थी तो मुझे याद है कि अगर 1 घंटे की फिल्म है तो लगभग उसमें मैंने देखा था कि 27 मिनट तो इधर उधर की बातें हैं जो कि ना देखने लायक थी, यानी कि किसी की डेथ होगी तो उसकी वो सेरेमनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें कई फालतू का ही टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने देखा था कि डीपली देखा था कि 27 मिनट की मूवी में तो कुछ खास था ही नहीं 1 घंटे की मूवी में से। द ब्लैंकनेस बिटवीन फ्रेम्स, और ये सारी क्या थी, फ्रेम्स के बीच में ब्लैंकनेस थी, यानी कि खालीपन सा था, कोई ज़्यादा दिखाने वाली चीज़ नहीं थी। व्हेन आई शो अ फिल्म आई एम गिल्टी ऑफ डिसीट, डिसीट का क्या मीनिंग होता है, चीट करना। कि अब ये बताते हैं कि जब मैं भी अपने दर्शकों को कोई फिल्म दिखाता हूँ तो मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं उनको धोखा दे रहा हूँ, उनको चीट कर रहा हूँ। आई यूज an apparatus which is constructed to take advantage of a certain human weakness, an apparatus with which I can sway my audience in a highly emotional manner, make them laugh, scream with fright, smile, believe in fairy stories, become indignant, feel shocked, charmed, deeply moved, or perhaps yawn with boredom. काफ़ी अच्छी लाइन है। अब ये बताते हैं आई यूज़ एन अपार्टस, अपार्टस क्या होता है, अपार्टस होता है सेट ऑफ टूल्स, यानी कि उपकरणों का एक समूह जो होता है, उपकरण होते हैं काफ़ी सारे, यानी कि इनकी जो भी मशीनें थी विच इज़ कंस्ट्रक्टेड टू टेक एडवांटेजेस ऑफ सर्टेन ह्यूमन वीकनेस। इन अपार्टस का, इन टूल्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि वो ह्यूमन वीकनेस को रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि ह्यूमन को तो इल्यूज़न ही दिखाना होता है, तो उस इल्यूज़न का एडवांटेज ये उठाते हैं, उस दिखावे का एडवांटेज ये उठाते हैं और किस तरह से उनको मूर्ख बनाया जा सकता है ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं ये। एन अपार्टस विद विच आई कैन स्वे माई ऑडियंस इन अ हाईली इमोशनल मैनर। और अब ये बताते हैं कि एक अपार्टस से, उन टूल्स से, उन उपकरणों से क्या क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को हाईली इमोशनल मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो उन्हें काफ़ी अच्छा मजाकिया सीन दिखा के हंसा सकते हैं, या फिर डरावना सीन दिखा के चिल्ला सकते हैं वो लोग, उन्हें हंसा सकते हैं कोई ब्यूटीफुल सा अच्छा सा सीन दिखा कर, बिलीव इन फेयरी स्टोरीज, जो परियों की पहले की कहानियाँ हैं उन्हें दिखा सकते हैं। बिकम इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का क्या मीनिंग है, उन्हें गुस्सा दिला सकते हैं कुछ ऐसा सीन दिखाकर जिससे कि मतलब वो उन्हें रिलीजियस सीन दिखाकर भी गुस्सा दिला सकते हैं, या कुछ और भी दिखा सकते हैं उन्हें। फील्ड शॉकेड, उन्हें कुछ ऐसा दिखा दे कि वो एकदम से सहम जाएं। चार्म फील करा सकते हैं, अच्छा महसूस करा सकते हैं। डीपली मूव्ड और परहैप्स यॉन, कुछ ऐसा सीन दिखा सकते हैं जिससे कि उन्हें बोरियत हो रही हो और वो परहैप्स यॉन यानी कि उबासियाँ ही लेने लग जाएं। इस तरह से वो अपने अपार्टस का, अपने उपकरणों का यूज़ कर सकते हैं। दस आई एम ईदर एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर क्या होता है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू चीट अदर्स, यानी कि दिखावा करना है एक पर्सन के होने का, हालांकि उसकी जगह दूसरा बंदा होता है। अगर आपने धूम 3 मूवी देखी जिसमें आमिर खान का डबल रोल है, और उसी में दिखाया है कि किस तरह से उस फिल्म को देखेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे से सीन समझ आएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। यानी कि उसमें एक तरफ आमिर खान होता है, वो एक बॉक्स के अंदर बैठता है, और दूसरी तरफ से आमिर खान दूसरा जो उसका रोल है उसमें हवा से उड़ता हुआ दूसरी तरफ से आता है। यानी कि आंखों का दिखावा होता है, ये इल्यूजन होता है, एक तरह से आंखों को धोखा देना होता है दूसरे की आंखों को। और तभी नीचे से वो बॉक्स से निकल जाता है आमिर खान, उस बॉक्स में से नीचे से निकल जाता है, और इधर से लगता है कि आमिर खान आ गया, तभी सारे लोग उस उड़ते हुए आमिर खान की तरफ देखते हैं जो इधर से आ रहा है दूसरी साइड से, इतने में बॉक्स से निकल के और चला जाता है आमिर खान। तो इस तरह से सीन दिखाते हैं कि आंखों का इल्यूजन हो, सारी पब्लिक को एक तरफ अट्रैक्ट करके दूसरी तरफ से इल्यूजन बना देना। तो इम्पोस्टर यानी कि एक की जगह दूसरे को रिप्रेजेंट करना। जितनी भी एक्शन मूवीज़ होती हैं उसमें रियल हीरोज़ जो होते हैं, मतलब जो
हीरोज होते हैं वो एक्चुअल सीन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एक्शन का, उनकी जगह एक्शनिस्ट रखे होते हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बस दिखाया उनकी जगह फेस दूसरे का लगाया जाता है। जैसे कि एम एस धोनी मूवी में आपने देखा होगा कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत के छोटे होने का सीन दिखाते हैं तो एक्चुअल में वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं होता, उसकी जगह कोई और पर्सन होता है, कोई छोटा बच्चा होता है, उसे वहाँ पर प्ले करवाते हैं, खिलाते हैं वहाँ पर, और बस सुशांत का वहाँ पर फेस लगा देते हैं। पूरी मूवी में ही इस तरह यूज़ किया गया है। जब रियलिटी का दिखाया गया है तो आप चेक करेंगे काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में ये चीज़ दिखाई भी गई है, तो उसी को इम्पोस्टर कहना कहते हैं। और व्हेन द ऑडियंस इज़ विलिंग टू बी टेकन इन, और जब ऑडियंस इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि हाँ हम तो वहाँ पर आंखों के इल्यूजन के लिए जा रहे हैं, हमें तो बस एंटरटेनमेंट चाहिए, तब वो मान लेते हैं कि हाँ ये जो हमें दिखा रहे हैं कंजूरर है, ये दिखावा करने वाला है, इल्यूजनिस्ट है। आई परफॉर्म कंजूरिंग ट्रिक्स विद अपार्चस, मैं उपकरणों से अब कंजूरिंग ट्रिक्स जो है, मैजिशियन ट्रिक्स जो है वो प्ले करता हूँ। सो एक्सपेंसिव, अभी काफ़ी महंगी भी होती हैं, एंड सो वंडरफुल, लेकिन ये काफ़ी शानदार भी होती हैं, दैट एनी एंटरटेनर इन हिस्ट्री वुड हैव गिवन एनीथिंग टू हैव इट। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की, एंशियंट टाइम की, तो पुराने टाइम के जो लोग हैं वो इसके लिए कोई भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने जो राजा महाराजाओं की बात की गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है स्प्लिट सेकंड इंप्रेशन। स्प्लिट सेकंड का क्या मीनिंग होता है? इमीडिएट या इंस्टेंट, अचानक से आने वाला, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पर के लिए। तो अचानक से थोड़े से टाइम के लिए आने वाले जो इम्प्रेशंस हैं, जो तस्वीर आती हैं राइटर के दिमाग में या फिल्म डायरेक्टर जो हैं इसके, उनके दिमाग में वो आती हैं, उसके बारे में इसमें बताएंगे। अब फिल्म अभी हमने क्या देखा, इनके बचपन के बारे में था, चाइल्डहुड के बारे में था। और फिल्म फॉर मी बिगिंस विद समथिंग वेरी वॉज। वॉज क्या होता है यहाँ पर? वॉज आया है अनक्लियर, जो कि क्लियर ना हो। एक फिल्म जो मेरे लिए शुरू होती है, अब ये बताते हैं कि एक फिल्म की शुरुआत कैसे होती है। कोई एक हल्का सा तिनका चाहिए होता है, हमें हल्का सा पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम पकड़ कर और आगे बढ़ा दें। हालांकि ये पॉइंट क्या होता है, धुंधला होता है, क्लियर नहीं होता है, लेकिन उसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अ चांस रिमार्क और अ बिट ऑफ कन्वर्जेशन, अ हेजी, हेजी यानी कि धुंधला, बट एग्रीएबल इवेंट अनरिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। अब ये बताते हैं कि एक फिल्म की शुरुआत कहाँ से होती है, एक छोटे से पॉइंट से होती है जो कि क्लियर नहीं होता है, लेकिन अगर हमें वो पॉइंट समझ आ जाता है और उससे हम समझने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उसे कन्वर्जेट कर सकते हैं। हालांकि चाहे वो धुंधला होता है लेकिन हमारे मन को संतुष्टि देने वाला होता है, अनरिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, और किसी सिचुएशन से रिलेट किया हुआ नहीं होता पहले, तो हमें लगता है कि हाँ ये कुछ यूनिक है, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन बी अ फ्यू बार्स ऑफ म्यूजिक, ये किसी म्यूजिक को सुनते हुए भी आ सकता है। अ शाफ्ट ऑफ लाइट अक्रॉस द स्ट्रीट, या स्ट्रीट में सड़क पे चलते हुए अचानक से पेड़ों के बीच में से कोई सनलाइट या कोई भी लाइट जो है हमारे ऊपर आती है, तो वो चीज़ होती है, वो भी हमें ये चीज़ दिखा सकती है। एंड चलिए यहाँ तक के पहले मीनिंग देखेंगे। तो इसमें क्या था, रिक्टी, रिक्टी का क्या मीनिंग होता है? पुअरली मेड, लाइकली टू ब्रेक, काफ़ी मतलब हल्की क्वालिटी का बनाया हुआ होता है जो चीज़। उसके बाद है कंजरिंग, कंजरिंग का क्या मीनिंग है? हाथ की सफाई, सीम मैजिकल इन्वॉल्विंग स्ले ऑफ हैंड्स। और उसके बाद है कंजरर, जो इसको रिप्रेजेंट करता है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिकल ट्रिक्स, इल्यूजनिस्ट भी कहते हैं इसे। सिनेमेटोग्राफी, द साइंस ऑफ फिल्म मेकिंग। उसके बाद है डिसेप्शन, डिसेप्शन का क्या मीनिंग है? टू डू फ्रॉड्स, धोखा देना। और उसके बाद है डिसीट, डिसीट का क्या मीनिंग है? चीटिंग, धोखा कहते हैं इसे भी, डिसीट से ही बना डिसेप्शन। अपार्टस का क्या मीनिंग है? इक्विपमेंट्स यूज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, और इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एट सेट ऑफ टूल्स। देर आफ्टर मीनिंग कम्स इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मीनिंग क्या होता है? शोइंग एंगर विद अनफेयर ट्रीटमेंट, या फिर इसे एंग्रीनेस भी कहते हैं। इम्पोस्टर क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू चीट अदर्स, यानी कि किसी और के होने का दिखावा करना, जो कि मैंने आमिर खान वाली बात बताई। उसके बाद है वॉज, अनक्लियर और नॉट क्लियर, सेम हैज द मीनिंग ऑफ हैजी, फॉगी और नॉट क्लियर, जिसे धुंधला भी कहते हैं। शाफ्ट ऑफ लाइट यानी कि बीम ऑफ लाइट, यानी कि हल्की सी लाइट की किरण, हल्की सी लाइट की रोशनी। सो समटाइम्स इन माई वर्क एट द थिएटर आई हैव एनविजन्ड एक्टर्स मेड अप फॉर येट अनप्लेड रोल्स। तो कभी कभी क्या होता है, जब मैं काम कर रहा होता हूँ थिएटर के अंदर, तो क्या होता है, आई हैव एनविजन, तब मेरे दिमाग में एक एनविजन आता है, एक फ्यूचर की रिप्रेजेंटेशन आती है, फ्यूचर का विजन आता है, जो कि मैं एक्टर से काम करवा रहा हूँ जो कि उन्होंने पहले कभी रोल किया ही नहीं है। यानी कि जैसे कोई एक्शन हीरो है, उससे हम रोमांटिक सीन करवा रहे हैं पहली बार,
तो इस तरह के विज़न जो हैं डायरेक्शन के टाइम या कभी कभी बैठे बैठे एनविज़न किए जाते हैं काफ़ी फिल्म डायरेक्टर्स के द्वारा कि हाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो भी ऑडियंस को ये अट्रैक्ट कर सकता है कि पहली बार ये हीरो जो है इस तरह का रोल कर रहा है। सो दीज आर स्प्लिट सेकेंड इम्प्रेशंस। तो इसी को स्प्लिट सेकेंड इम्प्रेशन कहा जाता है, यानी कि अचानक से आए हुए इम्प्रेशंस दैट डिसअपियर्स एज क्विकली एज दे कम, जो इतनी ही जल्दी चले जाते हैं जितनी जल्दी की वो आते हैं, येट लिव बिहाइंड अ मूड, लेकिन पीछे एक मूड छोड़ जाते हैं लाइक प्लीजेंट ड्रीम्स, हालांकि ये ड्रीम्स की तरह होते हैं लेकिन हमारे लिए एक पॉइंट छोड़ जाते हैं। इट इज़ अ मेंटल स्टेट नॉट एन एक्चुअल स्टोरी। अभी हमारे मन में ही होते हैं, एक्चुअल स्टोरी तो नहीं होती है, बट वन अबाउंडिंग इन फर्टाइल एसोसिएशंस एंड इमेजेस। लेकिन एक अबाउंडिंग का क्या मीनिंग होता है? काफ़ी सारा, यानी कि काफ़ी संख्या में। बट वन अबाउंडिंग इन फर्टाइल एसोसिएशन एंड इमेजेस, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट छोड़ जाता है जिससे कि और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं प्लेंटी में इम्प्रूव की जा सकती हैं या क्रिएट की जा सकती हैं इमेजेस। मोस्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ ब्राइटली कलर्ड थ्रेड sticking out of the dark sack of the unconsciousness. If I begin to wind up this thread and do it carefully, a complete film will emerge. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका क्वेश्चन भी अच्छा आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। सो मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से सभी जो होते हैं, इट इज़ ब्राइटली कलर्ड थ्रेड सीकिंग आउट ऑफ द डार्क सैक ऑफ द अनकॉन्शियसनेस। इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है बता देता हूँ आपको, कि ये यहाँ पर कहता है कि हमें एक धागा चाहिए होता है सिर्फ। अब वो धागा जो है पूरे डार्कनेस में है, पूरे अंधकार में है, चाहे अगर हमने उस धागे को पकड़ लिया तो उसको हम खींचते जाएंगे, चाहे वो अंधेरे से ही है, अगर हम उसको रेगुलरली खींचते जाएंगे तो जितना चाहे उतना हम उसको खींच सकते हैं। इफ़ आई बिगिन टू वाइंड अप दिस थ्रेड, और जब उसे मैं समाप्त करना चाहूँ, एंड डू इट केयरफुली, और अगर ध्यान से करूँ, अ कंप्लीट फिल्म विल एमर्ज, तो पूरी की पूरी फिल्म जो है इससे क्रिएट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं उस धागे को जितना चाहूँ खींचना चाहूँ खींच सकता हूँ, और जब चाहूँ मैं जहाँ चाहे इसको रोक सकता हूँ, और जहाँ मुझे लगे कि ये सफिशिएंट एंडिंग है इसकी, तो मैं उसकी वहाँ पर एंडिंग कर सकता हूँ, और इस तरह से एक फ़िल्म जो है बनाई जा सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ तो वो है पतंग की डोर। अगर आपने कभी कटी हुई पतंग को पीछे से भागते हुए पकड़ा है, या बाई चांस पतंग उड़ाते उड़ाते आपके हाथ में दूसरा धागा जो है आपके हाथ के ऊपर आ गया, और आपने उड़ती हुई पतंग अपने भाई को देकर और उस धागे को पकड़ लिया और उसको खींचते रहे, तो एटलीस्ट आपको वो पतंग दिख जाएगा कि कहाँ उड़ रहा है, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द प्रिमिटिव न्यूक्लियस स्ट्राइव्स टू अचीव डेफिनेशन फॉर्म, मूविंग इन अ वे दैट मे बी लेजी एंड हाफ अस्लीप एट फर्स्ट। अब ये कहते हैं प्रिमिटिव यानी कि एंशियंट, यानी कि यहाँ पर शुरुआत से मीनिंग है कि जो शुरुआत होती है स्ट्राइव्स की, स्ट्राइव क्या होता है? हार्डवर्क, यानी कि हार्डवर्क, यानी कि हमारी जो मूवी है उसकी स्टार्टिंग करते हैं टू अचीव डेफिनेट फॉर्म मूविंग इन अ वे दैट मे बी लेजी। तो इसकी स्टार्टिंग में तो ये बोर्डम आती है, काफ़ी लेजीनेस सी आती है, काफ़ी इतना अट्रैक्शन नहीं आता है, एंड हाफ अस्लीप एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में तो ऐसे आधी नींद में ही लगती है हमें मूवी की है क्या इसमें समझ ही नहीं आता। इट्स स्टीयरिंग इज अकम्पेन्ड बाय वाइब्रेशंस एंड रिदम्स विच आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक टू ईच फिल्म। और इसकी जो तिनका होता है या फिर इसकी जो दिखावटीपन होता है वो धीरे धीरे समझ आने लगता है, इसकी वाइब्रेशन समझ आने लगती है, रिदम क्या है इसमें वो समझ आने लगती है, विच आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक टू ईच फिल्म, जो कि हर एक फिल्म के लिए यूनिक बनाई जाती है। यानी कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बनाते हैं कि कितनी की ये हिट हो जाएगी या इसमें लोगों को क्या पसंद आएगा। द पिक्चर सीक्वेंस देन एज्यूम अ पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद दीज रिदम्स, ओबेइंग लॉज born out of and conditioned by original stimulus। स्टिमुलस क्या होता है? समथिंग दैट कॉजेज इंटरेस्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे कि लोगों में उसके लिए इंटरेस्ट पैदा हो। तो द पिक्चर सीक्वेंस देन एज्यूम, अब पिक्चर बनानी शुरुआत करते हैं हम, एक तिनके से शुरुआत करते हैं, कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उसको खींचते जाते हैं, एक पैटर्न बन जाता है उसके अकॉर्डेंस में, यानी कि उसको धीरे धीरे जैसे जैसे क्रिएट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो एक पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाता है। विद दीज रिदम्स, इन रिदम से ही पैटर्न क्रिएट होता है। ओबेइंग लॉज बोर्न आउट ऑफ एंड कंडीशनड बाय ओरिजिनल स्टिमुलस, और धीरे धीरे जैसे हमें समझ आता है कि इस सीन को आगे इस तरह से बढ़ाएंगे तो ऑडियंस को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा उनको बुलाएगा अपने पास, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो इस तरह की कंडीशन अपने आप दिमाग में आती जाती हैं, और उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो हो जाती है।
if that embryonic Now, if that embryonic substance seemed to have enough strength to be made into a film, I decided to materialize it. अब एम्ब्रियोनिक क्या है? अनडेवलप्ड, यानी कि ऐसी स्टेज जो भी शुरू ही नहीं है, लेकिन उसका हमारे पास एक हिस्सा है, शुरुआती हिस्सा है। तो अगर ये शुरुआती हिस्सा जो है वो मुझे लगता है कि इनफ स्ट्रेंथ है उसके अंदर, इतनी क्षमता है कि वो फिल्म बनाने लायक है, देन आई डिसाइड टू मटेरियलाइज इट। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, इस पर काम किया जाए, इसे एक मैटर दिया जाए। then comes sometimes very complicated and then comes something very complicated and difficult, लेकिन तभी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट करता हुआ और डिफिकल्ट चीज़ जो है वो निकल कर आती है। अब वो क्या आती है आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं इसके मीनिंग्स को। तो envisioned का क्या मीनिंग है? imagined फॉर फ्यूचर। स्प्लिट सेकंड का क्या मीनिंग है? फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इमीडिएट और इंस्टेंट, यहाँ पर शायद मैंने आपको पिछले के मीनिंग बता दिए हैं। वॉज का मीनिंग होता है अनक्लियर, हेजी का भी मीनिंग होता है अनक्लियर, धुंधला कहते हैं, शाफ्ट ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट कहा जाता है इसे। तो स्प्लिट सेकंड हो गया। उसके बाद है अबाउंडिंग। अबाउंडिंग का मीनिंग है प्लेंटीफुल और टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। उसके बाद है सैक। सैक बोरा को कहा जाता है, और लार्ज बैग बड़े से बैग को कहा जाता है, यानी यहाँ पर यूज़ किया गया है धागे के लिए जो कि काफ़ी गहराई में है, अनकॉन्शियस है। उसके बाद है प्रिमिटिव। एंशियंट पुरानिक को कहा जाता है, यहाँ पर शुरुआती से मीनिंग लिया गया है। स्ट्राइव से मीनिंग है हार्ड वर्क। उसके बाद है स्टिमुलस। स्टिमुलस का क्या मीनिंग है? अ थिंग दैट अराउजेज एक्टिविटी और एनर्जी इन समवन, समथिंग दैट कॉजेज इंटरेस्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे कि इंटरेस्ट आए। मटेरियलाइज यानी कि डिसाइड टू हैपन और टू बिकम टू रियल, यानी कि उसको असल रूप देना। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि ये देखिए, ये कैमरामैन जो है यहाँ पर शॉट ले रहा है। यहाँ पर डायरेक्टर उसको देख रहा है, ये डायरेक्टर बैठा है। यहाँ पर जो एक्ट लेने वाला है वो दिखा रहा है कि सीन सेकंड है और इसका टेक नंबर 5 है, यानी कि 5वीं बार इसका टेक किया जा रहा है। ये हीरो है, ये हीरोइन है। ये जो है वाइट पर्दा लिए हुए या तो लाइटमैन है या फिर ये वाइट इफेक्ट लिए हुए खड़ा है ताकि उस पर कोई रोशनी ना आए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लास्ट लाइन हमारी क्या थी? लास्ट लाइन थी देन कम समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। तभी एक कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट चीज भी इसमें निकल के आती है। वो क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिदम्स, मूड्स, एटमोस्फियर, टेंशन, सीक्वेंस, टोन्स एंड सेंट्स इनटू वर्क्स एंड सेंटेंस इनटू एन अंडरस्टैंडेबल स्क्रीन प्ले। और तभी एक मुश्किल बात क्या निकल कर आती है कि हमारे पास वो पॉइंट तो आ गया, लेकिन उनको रिदम में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनका मूड कैसे बनाएंगे, उसके लिए वातावरण किस तरह का होगा, उसके लिए टेंशन्स कैसी होंगी, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसकी टोन क्या होगी, उसके लिए सेंस क्या होंगे, यानी कि जो वर्ड्स जो सेंटेंस हमने लिए हैं उसमें गहराइयाँ कैसे लाएंगे, क्या क्या उसमें इमोशंस को फील करेंगे इनटू एन अंडरस्टैंडेबल स्क्रीन पे, जिससे कि ये काफ़ी समझने वाला एक अंडरस्टैंडेबल स्क्रीन पे जो है निकल कर आए। नाउ दिस इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। वो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ हद तक तो ये क्या है? इम्पॉसिबल टास्क है, यानी कि जिसे कि पॉसिबल नहीं किया जा सकता, असंभव है। द ओनली थिंग दैट कैन बी सेटिस्फैक्ट्री ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स ऑफ रिदम्स एंड मूड्स इज द डायलॉग। लेकिन इनमें भी जो सेटिस्फैक्ट्री थिंग है जो कि ट्रांसफ़र की जा सकती है ओरिजिनल वे से, रिदम से, मूड से, वो क्या है? डायलॉग। एक डायलॉग में ही हम अच्छी रिदम, अच्छा मूड बना सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इवन डायलॉग इज अ सेंसिटिव सब्सटेंस विच में ऑफर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है टू स्टॉप समथिंग, यानी किसी चीज़ को रोक देना। और एक डायलॉग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, सेंसिटिव सब्सटेंस होता है, जिससे कि उस चीज़ को रोका भी जा सकता है। यानी कि अगर डायलॉग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो वो फिल्म भी रुक सकती है, उस फिल्म का काम भी रुक सकता है बीच में। यानी कि डायलॉग पर ही डिपेंड करता है। कई बार छोटे से छोटा हीरो भी होता है, वो भी उस डायलॉग को इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि उस फिल्म को हिट बना देता है। और कई बार बड़े से बड़ा हीरो होता है, वो भी किसी डायलॉग को इतना पुअरली रिप्रेजेंट करता है कि वो फिल्म ही फ्लॉप हो जाती है। रिटन डायलॉग इज लाइक अ म्यूजिकल स्कोर। अब ये एक लिखा हुआ डायलॉग है, वो एक म्यूजिकल स्कोर की तरह होता है, म्यूजिक की तरह होता है, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो कि समझ में आने लायक नहीं होता है टू द एवरेज पर्सन। यानी कि वो किसी सामान्य व्यक्ति के समझ में आने वाला डायलॉग नहीं होता है। इट्स इंटरप्रिटेशन डिमांड्स अ टेक्निकल नैक प्लस अ सर्टेन काइंड ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग। नैक क्या होता है? नैक होता है योग्यता,
स्किल जिसे कहते हैं हम, किसी चीज़ का स्किल जो होता है। तो इसके लिए, इसे समझने के लिए डिमांड क्या होती है, कुछ टेक्निकल नैक होता है, यानी कि टेक्निकल टर्म्स को समझने के लिए थोड़ी कुशलता होने, हमारे अंदर योग्यता होनी ज़रूरी है, प्लस सर्टेन काइंड ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग, और उसके साथ साथ ही हमारे अंदर इमेजिनेशन होनी ज़रूरी है, जो कि पोइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो और फीलिंग भी होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम डायलॉग को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर वो इमेजिनेशन होनी चाहिए कि हाँ, बाहें फैला रहे हैं तो हमारे दिमाग में शाहरुख खान आता है, इतनी अच्छी तरह से उसने वो जो रिप्रेजेंटेशन है डायलॉग की दी थी, तो उसको फील आना ज़रूरी है। क्वालिटीज़ विच आर सो ऑफन लैकिंग इवन अमंग एक्टर्स, वन कैन राइट डायलॉग्स बट हाउ इट शुड, सो क्वालिटीज़ विच आर सो ऑफन लैकिंग, अब इस तरह की क्वालिटीज़ कई बार नहीं होती हैं इवन अमंग एक्टर्स, कई बार इस तरह की क्वालिटीज़ एक्टर्स में भी नहीं होती हैं, उनमें लैक होती है इस चीज़ की। वन कैन राइट डायलॉग बट हाउ इट शुड बी डिलीवर्ड, इट्स रिदम एंड टेम्पो, वट इज टू टेक प्लेस बिटवीन लाइन्स, ऑल दिस मस्ट बी ओमिटेड फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स। अब एक डायलॉग तो लिख दिया डायलॉग राइटर ने, स्क्रिप्ट राइटर ने, लेकिन उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, उसमें क्या रिदम रहेगी, क्या उसका वो टेम्पो जो है, यानी कि क्या उसकी एक्टिविटी है वो कैसी रहेगी, वट इज़ टू टेक प्लेस बिटवीन लाइन्स, लाइन्स के बीच में किस तरह का एक्शन आएगा, ऑल दिस मस्ट बी ओमिटेड फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। अब ये सारी चीज़ें जो है वो छोड़ी जाती हैं स्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ होता कि हाँ इस तरह से एक्शन रिप्रेजेंट करना है तो पहले कौन सी लात मारनी है, या पहले मुक्का मारना है, या पहले किसी का सिर तोड़ना है, या पहले गाना आएगा, या पहले कौन सा सीन आएगा। उसको थोड़ा थोड़ा बहुत छोड़ा जाता है, लिखा नहीं जाता, उसे सिर्फ बताया जाता है, वर्बली किया जाता है। सच अ डिटेल्ड स्क्रिप्ट वुड बी अनरीडेबल, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ पाना मुश्किल होता है। I try to squeeze instructions as to location, characterization, and atmosphere into my screenplays in understandable terms. But the success of this depends on my writing ability and the perceptiveness of the reader, which are not always predictable. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आई ट्राई टू स्क्वीज। अब यहाँ पर स्क्वीज का क्या मीनिंग होता है, यानी कि उसको प्रेस करना अच्छे से, यानी कि दबाना। आई ट्राई टू स्क्वीज इंस्ट्रक्शन में, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शन को दबाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि ओमिट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि लोकेशन होगी, कैरेक्टराइजेशन होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ का किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा मेरे स्क्रीन पे के अंदर, एंड अंडरस्टैंडेबल टर्म्स, यानी कि उनको सिर्फ वर्बली बताता हूँ ताकि उन्हें समझ आ जाए, लिखता नहीं हूँ ये सारा कुछ मैं। बट द सक्सेस ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन माई राइटिंग एबिलिटी, लेकिन जो सक्सेस है मूवी की वो तो सिर्फ डिपेंड करेगी मेरे लिखने की क्षमता पर कि मैं किस तरह का लिखता हूँ। एंड द प्रिसेप्टिवनेस, प्रिसेप्टिवनेस का क्या मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग होता है, यानी कि किस तरह से जो पढ़ने वाला है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो भी रोल प्ले करेगा वो इसे किस तरह से समझता है, उस पर डिपेंड करेगा। विच आर नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल, और उस चीज़ को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको नहीं समझा जा सकता, कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो समझने वाला उसको किस तरह से समझ रहा है, यानी कि इस अनुमान को छोड़ा जाता है। कि मतलब एक एक्टर कई बार, बुरे से बुरा एक्टर भी किसी सीन को अच्छे से प्ले कर जाता है क्योंकि उसे वो समझ आ जाता है, कई बार अच्छे से अच्छा एक्टर भी उसको प्रिसेप्टिवनेस में नहीं ला सकता, यानी कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, समझ नहीं आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, इसके मीनिंग देख लेते हैं। सेंट्स का मीनिंग एक्चुअल में होता है खुशबू या स्मेल जिसे कहा जाता है। स्क्रीन प्ले का मीनिंग होता है स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म। उसके बाद है रेजिस्टेंस का मीनिंग है रिफ्यूजल टू कम आउट परफेक्टली और टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ का रुक जाना किसी वजह से। नैक का मीनिंग होता है द स्किल ऑफ डूइंग समथिंग, कुशलता या योग्यता इसे कहा जाता है। टेम्पो का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ एन एक्टिविटी, किसी चीज़ की गतिविधि। ओमिटेड यानी कि छोड़ना, एक्सक्लूड करना। स्क्वीज का मीनिंग होता है टू प्रेस हार्ड, कसकर दबाना किसी चीज़ को। प्रिसेप्टिवनेस का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को आप किस तरह से समझते हैं उस चीज़ को कहा जाता है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे, और मैंने इसके जो मीनिंग है वो बता दिए जितने भी बताने वाले थे। उसके अलावा इसकी जो PDF है वर्ड मीनिंग की, वो आपको टेलीग्राम चैनल सॉल्यूशन हब 0001 पर जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सॉल्यूशन हब 0001, इसको सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर तो चैनल के लोगों के साथ ही आ जाएगा। उसी चैनल पर आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगी, लास्ट में 0001 है, ये ध्यान रखिएगा। तो चैनल पर ये PDF जो है मिल जाएगी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए मैंने मीनिंग साथ साथ आपको बता दिए हैं ताकि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और अगर PDF चाहिए, उसका प्रिंट निकालना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा चैप्टर कंप्लीट होने तक का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।